इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सप्तांग थ्योरी के बारे में बताया, यानी कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र किताब लिखी थी उस किताब के अंदर उन्होंने एक स्टेट के कुछ ऑर्गन्स बताए थे, या कह सकते हैं कुछ प्रकृतिज बताई थी, 7 एलिमेंट्स बताए थे, और उन्हीं को मिलाकर के सप्तांग थ्योरी बनती है स्टेट की। ठीक है, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था एंड आज हम उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो भी टॉपिक रहते हैं कौटिल्य से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन हो जाए थोड़ी सी। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य बेसिकली वी ऑल नो कि मौर्य दरबार के अंदर एक मिनिस्टर माने जाते हैं, और अगर हम स्टोरीज पे जाएं तो चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पे स्थापित होने के पीछे कौटिल्य का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। कौटिल्य ने किताब कब लिखी इस बात के ऊपर डिस्प्यूट चलता है। कोई मानते हैं कि 321 में लिखी, कोई मानते हैं 296, यानी इन कुछ सालों के बीच में, इन 25 सालों के टाइम पीरियड के दौरान ये किताब लिखी गई थी। मॉडर्न टाइम में ये चीज हमें 1904 में मिलती है और 1909 में आर श्यामा शास्त्री इसको पब्लिश करते हैं। ये एंशियंट संस्कृत के अंदर लिखी गई किताब है। इट इज एन एंशियंट इंडियन ट्रीटाइज। और कौटिल्य कौन थे? माना जाता है कि तक्षशिला जो विद्यालय था, या तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्कॉलर थे कौटिल्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर और गार्जियन थे। इस टेक्स्ट की अगर हम खासियत देखें ना, तो इसके जो पैरेलल या कंटेम्प्रेरी अगर मैं कहूँ, हमें अगर एंशियंट पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल जो थॉट्स मिलते हैं, जो वर्क मिलता है, जैसे प्लेटो का मिलता है, सोक्रेट्स का, एंड देन वी गेट टू नो अबाउट द एरिस्टोटल। जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, मेनली उन्होंने एक आइडियलिस्टिक थ्योरी के बारे में बात की, आइडियलिस्टिक वे में बात की कि स्टेट कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए। बट कौटिल्य उनमें से नहीं है। कौटिल्य बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात करते कि एक्चुअल में क्या चीज लागू की जा सकती है और क्या नहीं। ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड दैट मेक्स द टेक्स्ट very unique. He concentrated on the practical aspect of administration, और since हम इसको public administration में पढ़ रहे हैं, does not mean कि इस पूरी किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ administration के बारे में बात की गई, नहीं। यहाँ पर law, politics, justice, administration, economics, आपके ethics, trade, screening methods, diplomacy, war theories, nature of peace, duties, obligation of a king, ये सारी चीज इस बुक के अंदर दी गई है। स्टेट के बारे में हमने बात किया था कि सबसे पहले मत्स्य न्याय हुआ करता था, जहां पे माइट वॉज राइट, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली बात चलेगी। एंड देन द पीपल मेड मनु किंग। हु वाज मनु? मनु वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट किंग ऑफ फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया एज पर द हिंदुइज्म, या फर्स्ट ह्यूमन किंग, हम एक तरीके से भी मान सकते हैं। कौटिल्य मानते हैं कि यस, डिवाइन एलिमेंट अटैच किया है उन्होंने राजा के साथ, क्योंकि बिना डिवाइन एलिमेंट के लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, एंड अल्टीमेटली जो अथॉरिटी है वो स्टैब्लिश नहीं होगी। उन्होंने कुछ और टाइप की भी गवर्नमेंट बताई थी, जैसे द्वैराज्य एंड क्वालिटीज बताई थी राजा कैसा होना चाहिए। ड्यूटीज के बारे में भी वो बात करते हैं, एंड उसके अलावा जो रिस्ट्रेंट्स हैं, इनडायरेक्ट रिस्ट्रेंट्स हैं ऑन द पावर ऑफ द किंग, उसके बारे में बात करते हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। 7 प्राकृतीय एसेंशियल ऑर्गन बताते हैं वो एक स्टेट के, जिसमें जैसे सबसे पहला आता है स्वामी, देन कम्स द अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एंड मित्र। ठीक है, ये सारे जरूरी हैं। कौटिल्य का मानना था नो रूलर कैन रन द स्टेट अलोन, कोई भी राजा अकेला स्टेट नहीं चला सकता। वन व्हील डज नॉट टर्न एंड कीप द कार्ट इन मोशन। हर एक ऑर्गन की वो अलग कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, किस तरीके से उनको मेंटेन किया जाना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन कुछ ऑफिशियल्स के बारे में जिक्र किया गया है, अलग अलग जो नाम दिए गए हैं उनका, और उनके जो मॉडर्न हम या उनको इंग्लिश ट्रांसलेटेड नेम हमें मिलते हैं। 18 स्टेट्स या 18 हेड का यहाँ पे जिक्र किया गया है। और आज हम देखेंगे उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके वेरियस एस्पेक्ट के बारे में। जैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले फाइनेंस चाहिए होता है, है ना, पर्सनल्स चाहिए होता है,
तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में। सबसे पहले इकोनॉमिक लाइफ और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, देखो किसी भी स्टेट के लिए उसका रिवेन्यू जो होता है वो काफी मैटर करता है। रिवेन्यू आप कैसे कलेक्ट करते हो? इधर बाय टैक्स मेथड और नॉन टैक्स। रिवेन्यू में एज अ सोर्स ऑफ इनकम लेके चल रही हूँ। एक तो होता है इनकम, होता है एक एक्सपेंडिचर होता है। तो सोर्स ऑफ इनकम या तो आप डायरेक्ट टैक्सेस लगा दो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस हो गया, और एक नॉन टैक्स मेथड हो गया। ठीक है, तो टैक्स में भी एट दैट टाइम, हम एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम एग्रीकल्चर वाज द प्रोमिनेंट एक्टिविटी। एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यानी कि उसके ऊपर क्या लगता था? लैंड टैक्स लगता था, या फिर उसमें क्या होता था, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस आपको देना होता था। फिर 1/6 हो गया, 1/3 हो गया, वो हम देखेंगे। ठीक है, और उससे बनता था लैंड रिवेन्यू। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम कौटिल्य की फिलॉसफी को देखें, जो कौटिल्य के इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले एस्पेक्ट को देखें, अर्थशास्त्र, it is to maintain the perfect balance between state management and people's welfare. इसमें वेल्थ क्रिएशन पे भी फोकस किया जाता था, सो दैट स्टेट जो है वो अच्छा रह सके। ठीक है, कौटिल्य कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है आपकी, ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। रीजन बीइंग as it provides the basis for human existence and सर्वाइवल। लेकिन कौटिल्य ये कहते हैं कि आपने कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, आपने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का मिसयूज किया, गवर्नमेंट सर्वेंट ने फॉल्स अकाउंटिंग की, ऑल दीज थिंग्स लेड टू द रिडक्शन इन स्टेट्स वेल्थ। और इससे क्या होता है, स्टेट की जो ट्रेजरी होती है उसको लॉस होता है। इसको रोकना चाहिए। इसीलिए अर्थशास्त्र में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जिक्र किया गया है, एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी, दैट इज दंड नीति। यानी जो कोई भी स्टेट के खिलाफ काम कर रहा है उसके लिए प्रॉपर लॉ एनफोर्समेंट होना चाहिए। फाइन्स एंड पनिशमेंट का एक पूरा डिटेल यहाँ पे डिस्कशन देखने को मिलता है। दंड नीति, साइंस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, कौटिल्य इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और पनिशमेंट इस तरीके से, दंड इस तरीके से दिया जाना चाहिए कि लोग सही रास्ते पे चलें। अगर आप गलत तरीके से किसी को पनिशमेंट देते हो, देन क्या होता है, एक तो एंगर, गुस्सा, और फिर धीरे धीरे अथॉरिटी के प्रति लोगों में रोष आ जाता है, मतलब गुस्सा आ जाता है, इग्नोरेंस क्रिएट होती है, एंड अल्टीमेटली इट लेड टू द रिबेलियन। अब हम कौटिल्य के द्वारा बताए गए जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, उसके बारे में जिक्र करते हैं। स्टेट के अलावा, जैसे स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे आपका फाइनेंस हो गया, बट फाइनेंस में भी आपको सब कुछ प्लान करके चलना पड़ेगा। अगर आप प्लान करके नहीं चलते हो तो फिर आप अल्टीमेटली फेल तो होएगा, है ना। तो उसके लिए, प्लानिंग के लिए हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग हमें पता चलती है बजटरी सिस्टम से। बजट में हमें पता होता है कि इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। तो कौटिल्य ने क्या किया, इनकम और एक्सपेंडिचर दो हिस्से बनाए।
ठीक है। इसको बोला जाता है व्यय शेयरिंग, और ये आय, ठीक है। इनकम मीन्स आय, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, जो खर्च हुआ वो। ये 7 चीजों से इनकम होती थी। कौन कौन सी? सिटी, कंट्री, माइंस, इरिगेशन, वर्क्स, फॉरेस्ट, कैटल हर्ड्स और ट्रेड रूट्स। ऑन दी अदर हैंड एक्सपेंडिचर 15 चीजों में बांटा गया था। अगर हम सबके नाम याद रखने लग जाए तो इट विल बी टू लेंथी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप अगर नाम याद ना भी रखें बट तो भी चलेगा। इन्होंने बताया कि जैसे अगर इनकम है, ये तो चलो स्टेट की बात कर ली, लेकिन व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल इनकम? उसके लिए 3 सोर्स बताए उन्होंने, और वो 3 सोर्स कौन कौन से थे? जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वोकेशन एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सबसे पहला तो आएगा कैटल हर्डिंग, ठीक है। और इसमें कैटल का जो सुपरिटेंडेंट होता था ना, उसको बोला जाता था वो अध्यक्ष, कैटल हर्डिंग। दूसरी मेजर एक्टिविटी हुआ करती थी ट्रेड, और ट्रेड के लिए जो उनका सुपरिटेंडेंट था, जो ट्रेड से रिलेटेड मैटर हैंडल करता था, वो था पण्य अध्यक्ष। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, या जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिकॉर्डिंग आई एम सॉरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम था, वो था संहात्र के पास, ठीक है। तो ये एज एन इंडिविजुअल, अगर आप मौर्यन स्टेट में रहते, ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन थे? आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन थे? लाइक यू कैन गो फॉर एग्रीकल्चर, आप एक फार्मर बन सकते हैं, आप कैटल हर्डिंग कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आपके पास तीनों ऑप्शन जो थे एट दैट टाइम ओपन थे, ठीक है। अब होता ये था, जो प्लानिंग है, जैसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वी गेट टू नो अबाउट द 5 ईयर प्लान्स एंड और भी बहुत सारी हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता था? इट मेनली बजट प्रिपेयर करना, दूसरा फिक्सिंग क्वांटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब आप पर्टिकुलर एक्टिविटी से कितनी आपको अर्निंग होने वाली है, कितना आप रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो। एंड तीसरा, इसके साथ ही कंट्रोल मेजर्स भी दिए होते थे टू इंश्योर द रेवेन्यू कलेक्शन। अगर कोई पर्टिकुलर मना कर देते हैं पर्सन या एरिया, तो उसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स किए गए हैं, इन सब के रिगार्डिंग जो होता था, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। यानी कि एट दैट टाइम प्लानिंग मेनली कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ बजट, fixing the quantum of revenue from each and every type of economic activity, and third, the control measures to ensure the revenue collection. Okay, so that is the economic life or revenue administration by mentioned by Kautilya in his book Arthashastra.
अगर मैं इस सारे डिस्कशन को एक तरीके से कंक्लूड करने की कोशिश करूं, तो कौटिल्या ने, जब हम सप्तांग थ्योरी पढ़ रहे थे, तब कौटिल्या की एक स्टेटमेंट हमारे सामने आती है, और वो कोश को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। एक स्टेट के लिए कोश का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी आर्मी से भी ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ट्रेजरी की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, टैक्स कलेक्शन पे, रिसोर्सेज को एनहांस करने के लिए। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। महज एक टैक्स कलेक्शन स्टेट नहीं रहा, आप इसको आंसर में यूज कर सकते हैं। रिसोर्स एनहांसमेंट पे भी उन्होंने काफी फोकस किया। ठीक है, इसके अलावा कि उन्होंने जो फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन से एस्पेक्ट पे फोकस किया, दैट इज बजट, एग्रीकल्चरल टैक्सेशन एंड ऑडिट एंड अकाउंट पे भी बात करते हैं। वो हमारा थोड़ा सा रह गया, वी विल टॉक अबाउट इट, ऑडिट एंड अकाउंट के बारे में। ये मानते हैं कि ट्रेजरी जो है, ट्रेजरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का ड्यूरिंग द मौर्यंस टाइम। किंग को सबसे ज्यादा टाइम या सबसे अपना जो बेस्ट अटेंशन होती है ना, वो देनी चाहिए टू द ट्रेजरी। क्यों? क्योंकि जितनी भी स्टेट की एक्टिविटीज होती है वो अल्टीमेटली ट्रेजरी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, एंड एक चीज कही गई है कि अगर किसी राज्य का खजाना खाली होता है, तो एक राजा अपने सिटीजन्स और अपने नेशन को खत्म होने की कगार तक लेके जा रहा है। इसीलिए जो ऑफिसर्स हैं, जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो रिसोर्सेज को रेज करें, स्ट्रेंथन करें और इंक्रीज करें। लेकिन 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 that should not be done in should not be done in any arbitrary, undue और अनफेयर मैनर। आपको टैक्स कलेक्ट करना है, नो डाउट, आपको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, नो डाउट, बट कोई भी गलत तरीके से वो पैसा कलेक्ट नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेरी, अनड्यू और अनफेयर तरीके से पैसा कलेक्ट नहीं होना चाहिए। टैक्स उतना ही लगाओ, उतना ही कलेक्ट करो जो रीजनेबल है। ठीक है, अब कौटिल्य की जो ये स्कीम रही, ठीक है, हम कौटिल्य की अगर पूरी टेक्स्ट को अगर हम पढ़ें, तो उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने लिस्ट बना रखी थी टैक्स पेयर्स की एंड दोज exempted from टैक्स पेमेंट। तो ये तो उनको पता था कि अच्छा ये चीज, ये टैक्स पेयर्स हैं और ये एग्जेम्प्टेड हैं टैक्स पेमेंट से। उन्होंने विलेजेस को भी ऐसे ही डिवाइड कर रखा था कि इस विलेज को टैक्स पे करना, इसको नहीं करना। ठीक है, और जैसे आज भी हमें पता, आज भी हम देखते हैं कि अच्छा इंडिविजुअल लिमिट होती है ना, कि उससे नीचे वाली अगर आपकी इनकम है तो यू आर टैक्स एग्जेम्प्टेड, आप टैक्स एग्जेम्प्टेड लिस्ट के अंदर आते हो। एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता था ट्रेजरी से रिलेटेड मैटर हैंडल करने के लिए, और उसको बोला जाता था कोषाध्यक्ष। कोष का अध्यक्ष यानी कि चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रेजरी, और इसको समनी दत्त भी बोला जाता था, या ट्रेजरर जनरल भी बोला जाता था। इसमें दो और इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स आते थे, एक तो था चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रेजरी एंड दूसरा हुआ करता था चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द वेयर हाउसेस। इसके ऊपर डायरेक्ट किंग का कंट्रोल होता था। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल किंग का, एंड इससे ना उसको पता होता था कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे जो पैसा है वो गलत यूज होता है, उसको किस तरीके से रोकना है,
टैक्स को रिमिट कैसे करना है, जो अलग अलग थोड़ी थोड़ी कलेक्शन हो रही है उसको कैसे इंश्योर करना है ना, इन सब के बारे में। अब जैसे जो जमीन स्टेट के अंडर आती थी उसको बोलते हैं क्राउन एग्रीकल्चरल लैंड, जो डायरेक्ट राजा के अंडर आती थी। माइन से, एनिमल हस्बेंड्री से, इरिगेशन वर्क, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में भी कौन कौन सी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। उसके अलावा अल्कोहल, अल्कोहलिक लिकर, साल्ट, ये प्रोमिनेंट इंडस्ट्री हुआ करती थी। ठीक है, जो एंटरटेनर थे, प्रोस्टिट्यूट्स हुआ करती थी, कोटेशंस थे, उन सब से भी टैक्स उन पे लगाया जाता था। बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ट्रांजैक्शन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय फीस, चार्जेस ऑन सर्विस, ये सारा का सारा मिल करके स्टेट के लिए इनकम का सोर्स हुआ करता था। ठीक है, तो बहुत सारे सोर्स थे, वो मैंने आपको बताया 7 हेड के अंदर उनको डिवाइड किया गया था। बजट की अगर मैं बात करूं, बजट वी अंडरस्टैंड इन द ट्रेडिशनल सेंस कि इसमें ना एक स्टेटमेंट होती है रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर की फॉर अ फिस्कल ईयर, यानी कि हमारी इनकम कितनी होगी, एक्सपेंडिचर कितना होगा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो बजट के अंदर दिया होता है। ठीक है, अब एक तो होता है जो एक्सपेंडिचर था, जैसे मैंने आपको बताया 15 हेड के अंदर था। अब मैं आपको कुछ एक नाम बता देती हूँ उसके, जैसे डे टू डे एक्सपेंडिचर हो गया, एलोकेटेड है। एक अनएलोकेटेड डे टू डे एक्सपेंडिचर हो गया, फोर्स इन पीरियोडिक एक्सपेंडिचर, वर्शिप पे, चैरिटी पे, पैलेस पे लगता था, एडमिनिस्ट्रेशन पे, फॉरेन अफेयर पे, इसके अलावा ग्रेनरी मेंटेनेंस पे, ऑर्डिनेंस यानी कि जो हथियार उनको डिपोर्ट करने के लिए, वेयर हाउसेस पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, लेबर पे, डिफेंस, कैटल, फॉरेस्ट, गेम सेंचुरीज, कंज्यूमेबल लाइक फायरवुड एंड फोडर, इन सब के ऊपर खर्चा होता था। एंड इससे क्या बनता था? आपका एक्सपेंडिचर वाला पार्ट बनता था, वो हमने देखा। बट आपके लिए जो नया टॉपिक है दैट इज अकाउंट एंड ऑडिट। अकाउंट एंड ऑडिट की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आप प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करके चलो। इट एम्स एट probity, honesty, responsibility of the concerned officials। ठीक है, अब कौटिल्य के टाइम से अगर हम देखें तो कौटिल्य ने भी इवन मैंडेटरी कर रखा था कि रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए। इन्होंने मैंडेटरी कर रखा था प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बुक्स इन प्रॉपर फॉर्म, दैट वाज मैंडेटरी। अब इसके अलावा जो अकाउंट ऑफिसर्स होते थे वो हर महीने उनको अपना अकाउंट जो वो सबमिट करवाना पड़ता था। अगर वो हर महीने अपने अकाउंट डिटेल सबमिट नहीं करवा पाते थे देन फिर उनको भी पनिश किया जाता था। जो अकाउंट्स ऑफिशियल हुआ करते थे, ठीक है, दे वर टू ऑब्जर्व अ सॉर्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे एक टाइम होता था, फिक्स टाइम, उसमें उनको अपनी अकाउंट्स बुक लेकर के आना होता था। जितनी इनकम हुई जो ट्रेजरी में जमा करवानी है वो इनकम लानी होती थी साथ में। एंड उनको ऑडिट के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता था जब भी ऑडिट ऑफिसर उनको बुलाए। पहली बात तो ये कि उनको झूठ नहीं बोलना है एंड कोई भी चीज मतलब
एंट्री ओमिट नहीं करनी है। ठीक है, मतलब उनको अकाउंट डिटेल बहुत ही प्रॉपरली मेंटेन करना होगा। कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दिए थे, बेटर वर्ड, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दिए होते थे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अगर आप ये प्रिस्क्रिप्शंस फॉलो नहीं करते हो देन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट। जितने भी हाई लेवल ऑफिसर हुआ करते थे, एक चीज और हमें जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो ये कि अकाउंट एंड ऑडिट आर डिफरेंट। जो मॉडर्न फिनोमिना हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दो अलग अलग प्रोसेस होती है, ऑल्दो रिलेटेड है, बट डेफिनेटली हमने देखा था जब वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग टू डिफरेंट प्रोसेस है। डिसिप्लिन, एफिशिएंसी, ये काफी इंपॉर्टेंट थी, है ना। एंड गवर्नमेंट को चीट करना, दैट वाज कंसिडर्ड एज अ सीरियस फाइनेंशियल मिसबिहेवियर, और उसके लिए बहुत ही सीवियर पनिशमेंट हुआ करती थी। बट पनिशमेंट आपको, मतलब नॉट आपको, पनिशमेंट वाज टू बी अवॉर्डेड ओनली आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। इट्स नॉट लाइक कि किसी ने बताया और उसको पनिशमेंट दे दी। अगर मैं आपको इस टॉपिक पे अगर हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्वेश्चन एंड आई वांट यू टू अटेम्प्ट दिस वन। मतलब अभी तक हमने इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। फाइनेंस एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन is at the center of everything. Kautilya writes about the state and its machinery. डिस्कस करना था आपने इसके बारे में। कि कौटिल्य ने स्टेट और स्टेट की मशीनरी के बारे में जितना भी जिक्र किया, दैट वाज मेनली बेस्ड ऑन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके बारे में आई होप आपके पास काफी पॉइंट्स हैं लिखने के लिए। ठीक है, अगर ना भी हो आप इस वीडियो को दोबारा देखें एंड यू विल गेट द क्लैरिटी। ठीक है, अब हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। एक पुरानी कहावत है कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आपने पहचानना है तो जो पर्सन उसको रन कर रहा है उसकी क्वालिटी को देख लीजिएगा। जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। यानी कि पर्सनल्स के बारे में है, ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जिक्र किया गया है। कौटिल्य ने एक चीज मानी कि स्टेट अपनी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एम्स को अचीव करता है थ्रू द पीपल इंगेज्ड इन द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसीजन, पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट। यानी कि डेवलपमेंट के लिए या अपने एम्स को अचीव करने के लिए पर्सनल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे पर्सनल का होना। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली या कोई भी स्टेट अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने एम को अचीव करता है विद द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉय कौन होते हैं? पर्सनल। इसीलिए जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है इट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो एक्टिविटीज हैं स्टेट की, द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टेट वाज वाइड एंड वेरिड। एंड इसकी वजह से आपको भी पता होगा कि जैसे जैसे स्टेट की एक्टिविटी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं चीजों को तो इम्प्लीमेंट करता है, उन्हीं फैसलों को तो इम्प्लीमेंट करता है जो स्टेट लेता है। स्टेट की अगर एक्टिविटीज में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज में भी चेंज आएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मेजर सोर्स क्या है इवन टुडे,
गवर्नमेंट जॉब आपको कौन देता है? ऑब्वियसली स्टेट ही देता है ना। स्टेट एट दैट टाइम ऑल्सो द मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एंड स्टेट ये माना जाता है एट दैट टाइम, स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट हुआ करता था। इवन कौटिल्य ने भी वेलफेयर स्टेट के बारे में अपनी बुक में बात की गई है। यानी मत्स्य न्याय नहीं हुआ करता था वहां पे, प्रॉपर एक लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम था, स्टेट वेलफेयर के बारे में बात करता था। ये कहा गया है कि जो सब्जेक्ट्स थे, यानी कि जो जनता थी, जो प्रजा थी, वो राजा प्रजा को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करता था, यानी अच्छे से ट्रीट करता था। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्लीज रिमेम्बर दीज लाइन्स, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस, एंड इससे क्या होता है, इन लाइन से आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करने में हेल्प मिलती है। अब आपसे कोई पूछ ले कि कौटिल्य के द्वारा बताया गया स्टेट न केवल एक वेलफेयर स्टेट है, बल्कि ये वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, या फिर ये मान लिया जाए कि प्लीज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पे ही बल्कि वेलफेयर के ऊपर फोकस करता है, तो आप उस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करोगे? तो ये याद रखिएगा कि स्टेट मशीनरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट मशीनरी टू मेंटेन the orphans, the destitute, के अलावा जो हेल्पलेस हैं, एंड the aged person, ठीक है। एंड इवन स्टेट की ड्यूटी थी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अपनी जो टेरिटरीज हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और वेल बीइंग को प्रमोट करना। बट इट इज ऑल्सो ट्रू कि जो मॉडर्न सेंस में हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करते हैं, कौटिल्य ने उस सेंस के अंदर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को यूज नहीं किया, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र किताब है, जब इसको हम पढ़ते हैं तो 15 अलग अलग बुक हैं, एक तरीके से आप समझिए, और उसमें से बुक नंबर 5 जो है, ठीक है, बुक 5 ये मेनली डील करती है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे, ठीक है, तो यू गेट टू नो he was I'm referring Kautilya, he was conscious of the importance, the methods of selection, as well as the improvement of employee capacity। यानी कि उन्होंने फोकस किया कि किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस को बेटर बनाया जा सके, जिससे सिर्फ अच्छे इंसान ही एडमिनिस्ट्रेशन में आए, और दूसरा आप एम्प्लॉय की कैपेसिटी को, उसके पोटेंशियल को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, उसकी कैपेसिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इस बात के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया। इन्होंने दो जो बेसिक क्वालिटीज थी, मतलब इफ यू वांट टू गो फॉर एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, देन देर आर टू बेसिक क्वालिटीज। पहला तो आता है लॉयल्टी, और दूसरा आता है कमिटमेंट। किसके? कमिटमेंट किसको? कमिटमेंट टू द किंग एंड टू द किंगडम, ठीक है। एंड दीज टू क्वालिफिकेशन ओवरशैडोड एनी अदर क्वालिफिकेशन। अगर मैं थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म्स यूज करूं, तो कौटिल्य 3 टाइप की क्वालिफिकेशन पे फोकस करता था। जब भी नए पर्सन को हायर करना होता था तो 3 क्वालिफिकेशन देखी जाती थी। पहली मोरल या एथिकल क्वालिफिकेशन, दूसरी
टेक्निकल और प्रोफेशनल। और तीसरी लॉयल्टी टू द रूलर एंड द कंट्री। इवन अगर आप टाइम मशीन मिल जाए आपको और आप कौटिल्य के टाइम में वापस जाए और उस टाइम आपको लगे कि हाँ चलो नहीं जॉब लेनी है, देन यू शुड नो द क्वालिफिकेशन। यहाँ पे इसलिए आपको बताया जाता है ऑल्सो कि आप इसको अप्लाई नहीं करने वाले, बट सिंस ये हमारे कहते हैं ना हेरिटेज है हमारी, एक तरीके से विरासत है हमारी, कि हमारे फोर फादर्स जो हुए हैं उन्होंने कितने अच्छे से चीजें अरेंज करके हमें बताई हैं। वी शुड रिस्पेक्ट द नॉलेज एंड वी शुड ट्राई टू अप्लाई जहां पर हो सके। ऑब्वियसली टाइम चेंज हो चुका है तो हमें ये चीज ऑब्वियसली बदलाव आएगा, नो डाउट, बट हम कुछ सीख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, पास्ट से। डेफिनेटली वी कैन टेक सम we can gain some experience with that, and we should also try to apply where it can be applied। ठीक है। अब आपने सुना होगा अपने आसपास कि इंसान की ना चार वो होते हैं, क्या बोलते हैं, मोह माया होती है एक तरीके से। काम, क्रोध, माया एंड लोभ। काम इन द सेंस सेक्सुअल अट्रैक्शन है, क्रोध गुस्सा, माया इज डिजायर एंड लोभ आपको पता है ग्रीडीनेस। तो अगर कोई भी इंसान अगर इन सब में फंस गया, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट बताए गए थे, इनको चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट थे, और अगर वो इनमें से क्लियर हो जाते थे देन द पर्सन वुड बी अपॉइंटेड एज अ ऑफिसर, एज एन ऑफिसर। ठीक है। अब रिक्रूटमेंट की बात अगर हम करें, ये तो चलो प्रोसेस की बात हुई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि इनकॉम्पिटेंट को बाहर रखना और कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करना। इसमें क्या होता था, यहां पर ना तो आपको ओपन रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है कौटिल्य के टाइम पे, और ना ही कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी थी। जो हायर लेवल ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको अपॉइंट करने के लिए किंग की जिम्मेदारी थी उनको अपॉइंट करना। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्लियरली मेंशन नहीं था, बिकॉज वी नो कि हाँ ओपन कंपटीशन तो नहीं था, लेकिन एक्चुअल में किस तरीके से उनको अपॉइंट किया जाता था वी डू नॉट नो। दूसरा, कुछ क्लोज्ड मॉडल ऑफ रिक्रूटमेंट रहा होगा, वो तो हम कंक्लूड कर ही पाते हैं। फिर अगर आप मान लीजिए कि एक तरीके से पहुंच गए राजा के पास नौकरी के लिए, बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको चार चीजें बताई थी, काम, क्रोध, लोभ, माया, उनको टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट हुआ करते थे। जैसे एक था धर्मो पद, अर्थो भयो पद और आनो पद। इसमें चेक किया जाता था कि इंसान की ग्रीड, उसका डर, प्योरिटी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, ये सारी चीजें चेक की जाती थी। अलग अलग टेस्ट क्लियर करके अलग अलग जगह उनको अपॉइंटमेंट मिलती थी अलग अलग जगह की। अब जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हुआ करती थी वो ऐसे बंदे को मिलती थी जो इन चारों टेस्ट में ही अच्छा स्कोर करता था, जो चारों ही मतलब अलग अलग प्रकार के लोभ माया से दूर रहता था। ठीक है। जैसे अभी हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं, वैसे ही अमात्य को लेकर के भी
कौटिल्य कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताते हैं, ठीक है। पे एंड सैलरी की अगर हम बात करें, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी उनको मिलता था, दैट वाज फिक्स्ड। बढ़ाया जा सकता था, कम करा जा सकता था, आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड है वो तो, ठीक है। अर्थशास्त्र के अंदर दिया हुआ है, ग्रेड पे भी दिया हुआ है कितना मिलेगा आपको, यानी कि 48,000 पन्ना से लेकर के 60 पन्ना तक इतना वेरी करता था, यानी कि लोवेस्ट एम्प्लॉय को इतना मिलता था और हाईएस्ट एम्प्लॉय को इतना मिलता था, ठीक है। जो जैसे राजमाता है, जो सेक्रिफिशियल प्रीस्ट होते हैं, युवराज हैं, महामाते हैं, उनको 48,000 मिलेगा, ठीक है। जो दरबारी हैं, प्रश्तर हैं, संहार्त्र हैं, द्वारिका है, उनको 24,000 के आसपास। और ये इस तरीके से ना 12 ग्रेड्स हुआ करती थी, ठीक है। म्यूजिकल स्टाफ, पर्सनल अटेंडेंट, उस पे फिर वो 60 पानास की सैलरी उनको मिलती थी। देन जो सैलरी है वो काफी सारे प्रिंसिपल पे डिसाइडेड थी, जैसे कैपेसिटी टू पे टू द कंट्री साइड इन द सिटी, उसकी सैलरी स्टेट के रेवेन्यू के 1/4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉय की जो नीड्स होती है, बेसिक नीड्स, वो फुलफिल कर पाए, धर्म और अर्थ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, सैलरी फिक्स्ड हो, राइट पीपल, राइट मेरिट आर अट्रैक्टेड, ताकि स्टेट राइट पीपल विद राइट मेरिट आर अट्रैक्टेड so that the objectives of the state can be attained। सैलरी या तो कैश में दी जाती थी या फिर कोई वस्तु दी जाती थी उनको सैलरी के बजाय, ठीक है। फिर आता है ट्रेनिंग की, हम डिस्कशन करें, ठीक है। ट्रेनिंग के बारे में कौटिल्य का क्या कहना है? अब एक बात बताओ कि आपकी सर्विस में एंट्री से पहले आपकी क्वालिफिकेशन को जज करके आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट मिली है, डू यू थिंक कि वहां पर ट्रेनिंग का होना फिर ज्यादा नेसेसरी हो जाता है? ठीक है, थोड़ी बहुत जरूरी है, बट इंटेंसिव ट्रेनिंग की अगर कहीं पे आपको जरूरत पड़ेगी, भी सीधी सी बात है, अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए बंदा चाहिए था, ऐसा बंदा जिसको अकाउंट मेंटेन करना आता हो, तो उसको थोड़ा बहुत रूल रेगुलेशन तो चलो हमने सिखा दिया, बट उसको अकाउंट मेंटेन करना सिखाना पड़ेगा, नहीं ना। आप इसी चीज को एग्जाम्पल लेकर के समझिए कि मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट के थ्रू बहुत सारे जो हैं वो टेस्ट कंडक्ट किए गए टू चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। अब एलिजिबिलिटी आपने चेक कर ली, क्या अब आपको उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग देने की जरूरत है? अगर है या नहीं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। कौटिल्य के दिमाग में भी ये सवाल आया था। जो फर्स्ट बुक है आपकी, जैसे 15 बुक बताई थी ना मैंने आपको, बुक 1 जो है वो ट्रेनिंग के बारे में बात करती है। ट्रेनिंग का जो टॉपिक है में 500 सूत्र, 21 चैप्टर्स और 18 सेक्शंस हैं। अब उन्होंने ट्रेनिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट से डील किया है, like the selection of right person with right aptitude and content to be transferred or remitted to them, यानी कि he focused on the training for trainable, कि जिसको कुछ आता है उसको ट्रेन करो ना। ट्रेनिंग was not open to all। जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते थे, जो रिफॉर्म करना चाहते थे, जो अपने थॉट्स में इम्प्रूव करना चाहते थे, अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी में,
उन्हीं के लिए ट्रेनिंग ओपन की गई। अर्थशास्त्र यही बात कहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट को ही ट्रेनिंग के लिए चूज किया जाना चाहिए जो सीखना चाहता है, जो एक अच्छा लिसनर है, जो याद रख पाता है चीजों को, अंडरस्टैंड कर पाता है, एनालाइज कर पाता है, गलत सही में फर्क बता पाता है। ठीक है। एंड कौटिल्य ने इन थ्योरी ही फोकस नहीं किया इस चीज के ऊपर, ये चीज भी आप याद रखिए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी उन्होंने फोकस किया है। जैसे उन्होंने एक तो पर्पसिव ट्रेनिंग के बारे में बताया, यानी कि एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन सिखाने के लिए, डिसिप्लिन तो नहीं कहूंगी मैं, पर्टिकुलर एक्टिविटी को, पर्टिकुलर ट्रेड को सिखाने के लिए। कौटिल्य का कहना था कि ट्रेनिंग एक अच्छा तरीका है जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो। तो आई कैन से दैट ट्रेनिंग was considered by him as a fit instrument to promote discipline in the organization. इवन अगर हम मॉडर्न थ्योरी पे भी फोकस करें, वी कैन फाइंड कि अगर आप सही कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए चूज करते हो, देन यू विल प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। कौटिल्य के जो प्रिंसिपल रहा ट्रेनिंग का, दैट इज रेलेवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, and with the help of this technique you can make a difference to the well-being of people or the subject. हालांकि यू विल फाइंड कि लोअर लेवल के जो एम्प्लॉय होते थे उनकी ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, मेनली प्रिंस, किंग, जो हाई ऑफिशियल्स थे उन्हीं के बारे में यहाँ पर, उन्हीं की ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन किया, एंड देन वी कंटिन्यूड आवर डिस्कशन ऑन द पर्सनल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर नोट्स में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो सब चीजें दी गई हैं जो हमने अभी डिस्कस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में भी जिक्र किया गया है, उसके अलावा ट्रेनिंग एंड देन सैलरी के बारे में भी जिक्र किया गया है। और ये कहा गया है कि देखिए 1/4 ऑफ द स्टेट रेवेन्यू स्पेंड ऑन सैलरी पेमेंट, यानी 1/4 हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी पेमेंट पे चला जाता था। सैलरी काफी अच्छी थी, 48,000 पाना से लेकर के 60 पाना तक मिलती थी, ग्रेड पे होते थे एक तरीके से। प्रमोशन के लिए कोई डेफिनेट रूल नहीं था, ट्रांसफर सजेस्ट किया गया एज अ प्रिकॉशन, टेन्योर एंड रिमूवल डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द किंग। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, बट अगर हम अभी डिस्कस करेंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो काफी लेंथी हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन अलग से अपने आप में एक टॉपिक है, but since we have some few minutes with us to talk, so we can discuss few more topic। इनमें से मैं एक यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। एक स्टेटमेंट है कौटिल्य के बारे में, ये ना आपको हेल्प करता है चीजों को एनालाइज करने में। देखो, ये कहा जाता है कि कौटिल्य ने जब अपने पॉलिटिकल आइडियल्स, अपने प्रिंसिपल्स, प्लान्स और अपनी एथिकल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट किया था, तो न केवल उन्होंने अपने टाइम के इवेंट्स को ध्यान में रखा, बल्कि उन इवेंट्स को भी ध्यान में रखा जो कि इतिहास का रुख बदलने वाले थे, the ones that were likely to change the entire course of thought and action. And that's why he and his Arthashastra have they marked the relevance not only for
थ्रू आउट द टाइम्स बट ऑल्सो फॉर द जनरेशन। सिर्फ एक समय के लिए नहीं, आज से अगर आप देखो तो 2000 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बट स्टिल उनके आइडियाज को आज भी मतलब पढ़ा जाता है। यू कैन इमेजिन कि उनकी जो लेगेसी रही वो कितनी इंपॉर्टेंट रही। हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कौटिल्य के बारे में पढ़ना। इनके जो कंटेम्प्ररी थिंकर्स आते हैं वो हम नहीं पढ़ते, वो हम पढ़ते पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। उससे पहले हाँ, द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, क्योंकि इससे ना आपको थोड़ा थोड़ा मदद मिलेगी चीजों को समझने में। अर्थशास्त्र जिस सिस्टम की बात करता है, कौटिल्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जिसे बात की जाती है, उसके कुछ फीचर्स मैं बताना चाहूंगी। क्योंकि कल हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, कल हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग कौटिल्या's टाइम, उनके बारे में। तो उसके लिए एटलीस्ट हमें पता तो हो कि हम कैसे सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता होगा तभी तो स्टोरी समझ में आएगी। तो पहली बात तो ये, इट वॉज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्या प्योर सेंट्रलाइजेशन था? अगर प्योर सेंट्रलाइजेशन है तो हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात क्यों करेंगे? लेकिन हमारे यहाँ तो अभी हमने देखा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन का, तो हम वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इट वॉज अ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे पर्सनल थे, बहुत सारे सिविल सर्वेंट मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। वी कैन से दैट इट वॉज अ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। देन इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो सारे प्रिंसिपल आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर जो बाद में क्लासिकल थिंकर्स ने बताए इन द 20th सेंचुरी। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज्ड था, ब्यूरोक्रेटिक था, साथ ही साथ वेलफेयर स्टेट भी था। एडमिनिस्ट्रेशन आपको वेलफेयर वाली मिलती है। ठीक है, एंड एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है उसके ऊपर भी उन्होंने फोकस किया। इट वॉज गवर्नमेंट बाय कंसल्टेशन, कंसल्टेटिव मैकेनिज्म, उसके बारे में यहाँ पर एक इलाबोरेट मेंशन मिलता है, मंत्री परिषद मिलती है। तो जो इनके आइडियाज हैं, जो करप्शन को रिमूव करने के कॉज एंड रेमेडीज करप्शन के बारे में जो कहते हैं ये, देन गुड गवर्नेंस के ऊपर उनका जो फोकस रहा, दैट आर स्टिल रेलेवेंट। बट हम अपने इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। फाइन, तो चलिए फिर कल मिलते हैं नए डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।